हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आरवीर और इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर मोशन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फिज़िक्स क्या है, क्योंकि फिज़िक्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये फिज़िक्स का चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपकी साइंस की बुक में। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज ऑफ फोर्सेज, स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज और फोर्सेज एंड फिनोमेना। सो बेसिकली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ, इसके अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसके केमिकल कंपोजिशन किस तरह से अरेंज है, क्या होगा अगर मैं इसे धूप में रख दूँ, क्या उड़ जाएगा, क्या होगा जब मैं इसे केमिकल सॉल्यूशन में डालूंगा। तो इसकी कुछ केमिस्ट्री है जहाँ पर हम इसकी जो केमिकल कंपोजिशन के प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी बायोलॉजी नहीं है, क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग है। जो लिविंग थिंग होती है उसकी बायोलॉजी होती है हमेशा। और इसकी फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, इसका मास क्या है, इसका फ्री फॉल क्या होगा, किस तरह से ये फिजिकली मोशन करेगा, ठीक है। तो ये फिज़िक्स में थोड़ा सा अंतर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और फिज़िक्स क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज और फोर्सेस एंड फिनोमेना। जितनी भी हमारे तरफ जो नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल लॉज हैं, जैसे मैं अभी ग्राउंड पे खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स जिसका नाम है ग्रेविटी। ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स। और ये जितनी भी लाइटनिंग, थंडरिंग हो रही है बिकॉज ऑफ ये फिनोमेनास हैं, जिनको हम समझने के लिए जितने भी डिवाइसेस आपके हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उनको समझने के लिए कैसे बने हैं। और यही समझ जितनी भी इनोवेशन हमारी हो रही है उसमें हमें हेल्प करती है। न्यूक्लियर है, रॉकेट्स किस तरह से चल रहे हैं, हम स्पेस में इतने दूर तक चले गए बिकॉज ऑफ दिस फिज़िक्स, बिकॉज ऑफ दिस साइंस, बिकॉज ऑफ दिस। सो Physics is nothing but a study of natural laws and forces and phenomena. So यहाँ तक के लिए फिजिक्स ये इनफ है आपके लिए। रिवॉल्विंग ऑफ सन, आपने देखा होगा मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, मेटल्स को अट्रैक्ट करती है, वो एक फिजिक्स के अंदर आती है। तो अभी आपने फिजिक्स में इतना कुछ तो नहीं पढ़ा कि मैं आपको बहुत कुछ बता दूं, पर हाँ आने वाले ईयर्स में आप ज़रूर पढ़ोगे। फिजिक्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांच होती हैं। तो मोशन की बात करते हैं। मोशन क्या है? तो मोशन को हम कहते हैं गति हिंदी में, लेकिन बेसिकली है क्या? मोशन बेसिकली द चेंज इन पोजीशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल लेट्स से ए पर था और बी पर गया और 5 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस जो है ट्रैवल करी, और जब 5 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस अपनी पोजीशन को चेंज किया तो ये मोशन माना जाएगा। डेफिनेशन किस तरह से कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन. An object or particle is said to be motion if it changes its position with respect to the time. If it changes its position with respect to the time. With respect to time. So changes its position with respect to the time, उसको हम मोशन कहते हैं। Let's say यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है और वो A पर था 0 सेकंड पर, और 5 सेकंड बाद लेट्स से ये यहाँ पर आ गया। सो उसकी पोजीशन चेंज हुई। लेट्स से इसने 5 सेकंड पर यहाँ पर आ गया और इसकी पोजीशन चेंज हुई। पर हम ये कैसा पता लगाएंगे कि इसकी पोजीशन जो है चेंज हुई है? आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, अब यहाँ पे आ गया, पोजीशन चेंज की, समझ में आ रहा है कि पोजीशन चेंज करी। पर आपको क्या लगता है? ये मार्कर है, ये मैं हूँ और मैं ऐसे इसे लेकर ऐसे घूम रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है ये जो मार्कर है ये मोशन में है? आपको कि हाँ मोशन में है। पर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेदर इट चेंजेस और नॉट, वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? बेसिकली हमें कोई भी एक कंपैरिजन के लिए एक ऑब्जेक्ट या प्लेस लेना होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कहूँ, मैंने एक ट्री ले लिया यहाँ पर कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए, और लेट्स से यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है 0 सेकंड पर वो है 1 मीटर, और यहाँ पर अब इसकी डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जो होगी अब होगी 5 मीटर। तो देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो पहले 1 मीटर थी, अब 5 मीटर है। इसका मतलब ये जो ट्री है ये एक स्टेशनरी है, ये पूरा फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकता। जब ये हिल नहीं सकता तो इसका मतलब कार ने मोशन किया है। और कैसे हम पता लगा सकते हैं? क्योंकि उसकी पहले जो डिस्टेंस थी 1 मीटर थी, अब वो बढ़कर 5 मीटर हो गई। इसलिए
हम पता लगा सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो है चेंज हुई है या नहीं। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट की पहले डेफिनेशन देखिए, रेफरेंस पॉइंट है क्या? रेफरेंस पॉइंट बेसिकली इट्स अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑरिजिन एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑरिजिन। इसको रेफरेंस पॉइंट का ऑरिजिन भी बोलते हैं। बेसिकली इट्स अ प्लेस और ऑब्जेक्ट। प्लेस और ऑब्जेक्ट, प्लेस भी हो सकता है कोई चौराहा हो कि चौराहे से हम इतनी दूरी पे हैं, इतनी दूरी पे हैं, तो हम वहाँ से भी डिस्टेंस नाप सकते हैं अपनी। हम पहले इनिशियल पे कितने थे, फाइनल पे कितने थे। सो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट इज अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूज फॉर कंपैरिजन, लेट्स से आप रोड साइड पे खड़े हो और बस में आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड बैठा है। क्यों जरूरी है रेफरेंस पॉइंट? हम बात करेंगे क्यों जरूरी है। लेट्स से आप रोड साइड पे खड़े हो और आपका जो फ्रेंड या रिलेटिव है वो बस में बैठा है, तो आप क्या कहोगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो रिलेटिव अंदर बैठा है या फ्रेंड अंदर बैठा है वो मोशन में है या नहीं। मैंने आपसे कहा था कि इसका मोशन देखने के लिए हमें सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इस केस में अब इसके जो अगर मुझे आपके रिलेटिव और फ्रेंड का मोशन देखना है या आपको देखना है, तो आप बस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो ले सकते हो। एक्चुअली आप ले कुछ भी सकते हो। आप ये भी ले सकते हो कि रोड का भी ले सकते हो। आप जो जिस रोड पे जो बस है ये चल रही है, इसका भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। एज अ रोड भी रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है। पर अगर मैंने आपको कहा कि मुझे अपने रिलेटिव या फ्रेंड का जो मोशन है वो बताओ कि ये वो मोशन में है या नहीं, और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आपको बस ही लेनी है। तो जब बस यहाँ पर थी और बस जब यहाँ पर आई तो आपका फ्रेंड लेट्स से यहाँ पर बैठा है। आप देखोगे इनिशियल पे 0 सेकंड पे जब मैंने आपसे एकदम से पूछा, अब 0 सेकंड मानते हैं, और 5 सेकंड बाद आपका फ्रेंड वहीं बैठा था जहाँ ये पहला बैठा है। इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस पहले 1 मीटर थी अब भी 1 मीटर है। इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसी तरह इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हुई। तो जब भी मैं कह रहा हूँ विद रेफरेंस टू दिस, विद रेफरेंस टू दिस, विद ओरिजिन टू दिस, सो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ 24 आवर्स रिवॉल्व हो रही है, और 24 आवर्स रिवॉल्व हो रही है तो हम भी उस पर हैं, और हम अगर उस पर हैं तो अर्थ अगर मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, क्योंकि अगर हम हर वक्त मोशन में हैं तो हम तो मोशन पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है। और देखो लेट्स से अगर ये यहाँ पे कोई बस थी, पहले इनिशियली यहाँ पे थी, अब यहाँ पे थी, अब वहाँ पर हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बस की बताओ, बस की मोशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू यू, और अगर आप मुझसे कहो कि आप मुझे बस की मोशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू मी। लेट्स से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी बस ये यहाँ से इतनी दूर है, अब ये इतनी दूर है, और लेट्स से अब ये चली गई यहाँ पर। तो आप देखोगे फर्स्ट केस में ये डिस्टेंस थोड़ी कम थी, सेकंड में थोड़ी सी बढ़ी, और थर्ड में देखो कितनी हुई। यानी कि जब बीच की डिस्टेंस जो बढ़ रही है, आपने मुझसे पूछा कि इस बस का जो मोशन है वो बताओ कि हो रहा है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू मी, तो इसका बस का मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि ये अपनी पोजीशन जो डिस्टेंस है इन बिटवीन उस ऑब्जेक्ट के जिसलिए हम पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जिसका हम पूछ रहे हैं, और रेफरेंस पॉइंट के बीच में। आई थिंक आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आया होगा, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन होता क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ है। लेट्स से मैं कोई मार्कर रखता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैं यहाँ पर कोई मार्कर रखता हूँ और मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। क्या लगता है आपको मोशन में है? अगर आप कहोगे हाँ, अगर आप कहोगे नहीं, तो लेट्स से मैं यहाँ पे मोशन भी दिखा सकता हूँ कि मोशन में तो भाई हुआ है, इसके जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है। पर आप कहोगे नहीं, तो अगर आप कहोगे हाँ, तो ये देखो सेंटर वाला जो इसका पॉइंट है ना, सेंटर वाला पॉइंट जहाँ से इसको मैंने घुमाया है, जैसे इसको रोटेट करा है, वो मोशन में नहीं है। सो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ, बेसिकली 4 टाइप्स ही होते हैं मोशन के, 4 टाइप्स ऑफ मोशन। और पहला जो टाइप है वो हमारा लीनियर मोशन है, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। दूसरा है सर्कुलर, तीसरा है रोटेटरी, और फोर्थ है ऑसिलेटरी मोशन। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में वो करेगा तो ये लीनियर है। सर्कुलर की मैं बात करूँ, लेट्स से मैंने कोई ट्रैक बनाया सर्कुलर जो कि बिल्कुल गोल है। मैंने लेट्स से यहाँ पर यहाँ पे कोई पॉइंट रखा और यहाँ से लेके पूरा सर्कल में ऐसे एक ट्रैक बना दिया। बेसिकली आपको अगर नहीं पता ट्रैक कैसे बनता है तो वो एक लकड़ी काट देते हैं और यहाँ से एक धागा लेकर पूरे में ऐसे घूम जाते हैं और निशान लगाते हैं, फिर इसमें बाउंड्री बनाते हैं। तो सर्कुलर में जब भी कोई रनर्स पे भागेगा, लेट्स से अगर रनर्स का ट्रैक है तो रनर जब भी इस पे भागेगा तो वो एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन बेसिकली जब कोई सर्कल है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई मोशन होता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन जब एक पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल घूमता है, जैसे कि फैन एक पॉइंट पे घूमता रहता है, फैन एक पॉइंट पे घूमता रहता है, या आपने ये तो फूल बन गया, फ्लावर बन गया तो, पर फैन है ये, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन का आपने एक और जो आपका जो फेयर्स होते हैं, जो आपके मेले होते हैं, उनमें आपने देखा होगा सॉरी, इसमें इस तरह का कुछ होता है ये, जो एक ही एक्सिस पर जब ये रोटेट होता रहता है, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर चला जाए। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जब भी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जैसे कि जब हम मोशन कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके पास वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि वो कितना चला, कितने टाइम में चला, तो हमारे पास यहाँ से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ निकल के आती हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया कि लीनियर मोशन, जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता हो उसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम। सो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस वो होता है जो पाथ कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक साथ समझाऊंगा। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। सो डिस्टेंस क्या है? पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस है, या आप इसको कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जब अपनी पोजीशन को चेंज करा है, पहले ए पोजीशन पे था और फिर बी पोजीशन पे, जब चेंज इन पोजीशन हो रही है तो वो डिस्टेंस है। हम डिस्प्लेसमेंट को भी चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी एक चेंज इन पोजीशन है। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। अब इनको समझते हैं कि है क्या। देखिए कोई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, लेट्स से कोई भी अगर ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, लेट्स से ए को हम मानते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट बेसिकली होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से कोई भी जो मोशन है वो स्टार्टिंग पॉइंट, जिस मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट है हम उसको इनिशियल कहते हैं। और जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल से समझ में आता है फाइनल। जो एंड पॉइंट है उसका, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो लेट्स से ए और बी दो पॉइंट्स हैं और यहाँ पर रास्ता ये जाने का जो है, ए टू बी जो रास्ता जाने का है वो कुछ इस तरह से, जो अब मैंने डॉट डॉट लगाई है वो कुछ इस तरह से। और लेट्स से यहाँ पर कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ट्रैवल करा तो ये ए टू बी करेगा, तो डिस्टेंस वही है। द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी अगर वो कोई भी पाथ कवर करेगा वो उसको डिस्टेंस हम कहते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। कोई भी दो फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ मेजर की जा सकती है, ना कि कुछ इस तरह से। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि अगर ये इस तरह से गया कुछ, जैसे यहाँ से एक रास्ता था और ये सीधा गया, ऐसे गया और फिर गया सीधा, यानी कि दो बार ये डिस्प्लेसमेंट चला ऐसे, पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेट्स से अगर मैं कहूँ कोई भी आपका, ये आप हो, ये आपका घर है, ये आपका दोस्त का घर, तो यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं और वो एग्जैक्टली इसी तरह दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, नहीं, जो शॉर्टेस्ट पाथ मेजर हो सकता है दो इनिशियल पॉइंट के, और जो कि है ये, ना कि ये नहीं होगा शॉर्टेस्ट पाथ। अगर कोई भी आपकी रोड कुछ इस तरह से जाके इस तरह है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वो होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ दैट कैन बी मेजर फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो होगा ये जो मेजर किया जा सकता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट से। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि हमें इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। जब ये ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इस तरह से जाएगा तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि कितना चला। हमें सिर्फ ये है कि कितनी उसकी पोजीशन जो है चेंज करी, वेक्टर क्वांटिटी से क्या मतलब होता है? इसमें हमारा सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, इसमें सब हमारा मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि हमें सिर्फ
इससे मतलब है कि वो कितना गया वहाँ पर। इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और हमारा डायरेक्शन भी होता है, यानी कि कितना गया और किधर गया, कितना गया और किधर गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है तो हम इसका डायरेक्शन जो है बता सकते हैं, ईस्ट में गया, नॉर्थ में गया। अब देखिए जब ये A to B डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इस पर हर पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। पर A to B जब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तब इसका डायरेक्शन हो सकता है ईस्ट से जा रहा है, वेस्ट से जा रहा है। तो वेक्टर वही है कि हमारा मैग्नीट्यूड भी है, उसमें डायरेक्शन भी है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है। लेट्स से ये A है और घूम कर लेट्स से ये B है और फिर ये दोबारा से B पर आ गया। लेट्स से 8 बजे ये A पर था, 8 बजे A पर था। लेट्स से अपने दोस्त के घर गया, ये कोई भी पर्सन है वो अपने दोस्त के घर गया B पर, और B से फिर 10 बजे ये अपने घर पर आ गया। अब मैंने पूछा कि आप 8 से 10 के बीच में बताइए, 8 से 10 के बीच में बताइए कि A का क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो A का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि अपने वापस अपने घर लौट कर आ गया। और लेट्स से ये 9 बजे अपने दोस्त के घर था, 9 बजे अपने दोस्त के घर था, तो 8 से 9 ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि 8 से 9 ये एक डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था और अपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कुछ डिस्टेंस की दूरी थी, इसलिए जिसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड किया जाता है, मतलब अपने आप को ओवरलैप कर देते हैं, जो फाइनल होता है इक्वल्स टू इनिशियल, जो फाइनल पॉइंट होता है वो इनिशियल के इक्वल होता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट है कैन बी जीरो। ये ए पर था, घूमकर दोबारा से ए पर आ गया। और टाइम भी मैटर करता है, जैसे मैंने आपको बताया 8 से 9 के पूछे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, पर 8 से 10 के बीच में पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इट कैन नॉट बी जीरो। जब हमने कहा किसी ऑब्जेक्ट ने पाथ कुछ कवर किया, वो जीरो नहीं हो सकती। जब हमने कह दिया कि उसने पाथ कुछ कवर किया है तो वो जीरो नहीं हो सकती। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेज नंबर 100 पर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट एंड थोड़ा डिस्टेंस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। अब हम मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड 10 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस इन। देखिए एक क्वेश्चन है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये खेत की कुछ स्क्वायर फील्ड है और उसने कहा ये 10 मीटर की है, इसकी जो एक साइड है 10 मीटर की है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ कही गई कि ये 40 सेकंड में इसका पूरा एक राउंड लगा देता है, 40 सेकंड में इसका एक पूरा राउंड लगा देता है। और हमसे पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड में हमें इसका बताइए। तो हमें भी इसका सेकंड में करना पड़ेगा, हमें सेकंड में करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पॉइंट्स में इसको करना पड़ेगा। फिर हमें हमारे पास ये सेकंड में, हमें ये फिर मिनट में बदलना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसे सेकंड में बदलते हैं। तो 2 × 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, प्लस 20 सेकंड्स और ये आगे 140 सेकंड्स। आपका 140 सेकंड्स आ गया, यानी कि हमें बताना है कि 140 सेकंड में ये कितना चला। अब हमें इसका पैरामीटर निकालो, अब इस स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर निकाल लो। इसका पैरामीटर होगा 40 मीटर, यानी कि 40 सेकंड में ये 40 मीटर चला। देखिए हमें इसका निकालना है कि ये पर सेकंड में कितना चल रहा है, पर सेकंड में कितने मीटर चल रहा है। अगर हमारे पास ये आ गया कि पर सेकंड में कितने मीटर चल रहा है, तो हम 140 सेकंड को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आएगा कि 140 सेकंड में कितने मीटर चला, राइट। तो 1 सेकंड में ये चला 40 मीटर, 40/40 मीटर, जो कि है 1 मीटर, ठीक है। 1 सेकंड में 1 मीटर चला। अब हमारे पास 1 सेकंड में अगर मैं कहूँ एक मार्कर 20 रुपये का है, तो 2 मार्कर सीधा आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके लिए हमारे पास आ गया 140 मीटर। आप 1 को 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 140 मीटर आ जाएगा। अब ये इतना चला। अब या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 10, अच्छा 20, 30, 40, या हम इसके राउंड्स निकाल सकते हैं, जैसे कि 40 एक राउंड जो उसका है, इधर कर रहा हूँ, 1 राउंड जो है इस तरह नहीं, क्योंकि हमें निकालना है एक 1 मीटर में निकालना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने राउंड चल रहा है। फिर 1 मीटर का हमारे पास राउंड आ गया तो हम 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास राउंड आ जाएगा। तो 40 मीटर में हमारा 1 राउंड चल रहा है, अचानक 1 मीटर में 1/40 राउंड चल रहा है। सो 140 मीटर में कितना चलेगा ये, 1/40 × 140 राउंड, 27, 3.5 राउंड। ये हमारा चला 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड कहाँ बैठेगा, 3.5 राउंड देखो, लेट्स से आई एक कॉर्नर पे था और यहाँ से चला इसका एक
2, 3 और अब हाफ भी है तो हाफ बैठेगा यहाँ पर कुछ। सो अगर फर्स्ट केस में क्या होगा, केस फर्स्ट में क्या होगा कि अपने कॉर्नर पर हो सकता है, किसी भी स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर पर हो सकता है, यहाँ भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट यही होगी। तो अब देखिए 10 मीटर 10 मीटर, तो जो लेट्स से ए बी और सी, और ए सी अब क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास आ गया 200 और ए सी अंडर रूट 200। और अब इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं इसको, 10 इंटू 10 इंटू 2 और 10 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 10 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 आई थिंक सो होती है। आप देख लेना एक बार चेक करके। सो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इधर खिसक जाएगी। कैसे, 3 इधर लगाओगे एक से एक तो 2 0 यहाँ पे लगेंगी, यानी कि 1.414 इस तरह से कुछ आएगा ये आपका। मिस मैच भी हो सकता है, आप अंडर रूट 2 की वैल्यू एक बार चेक करिए, अंडर रूट 2 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी। सो दिस इज कंप्लीट। और एक और, अगर ये एक मिड में है, किसी भी मिड में है, मतलब से किसी भी साइड पर है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो अगर 3.5 राउंड लेगा ये 1 2 3 और हाफ, तो ये जो आएगा ना ये साइड के इक्वल आएगा। केस टू में जिसकी जो वो होगी ये होगी 10 मीटर। आप दिखा सकते हो उसकी आसानी से, इसके 10 मीटर होगी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, कैन नॉट बी जीरो, द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो ये गलत है। सेकंड देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में एक शॉर्ट है, अपने आप में एक शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती, वो कम भले ही हो सकती है। जैसे कि इस केस में ये कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बराबर कर सकते हैं बस। जैसे यही एक डिस्टेंस है जाने का, यही एक सीधी रोड है बिल्कुल जाने की, और यही एक शॉर्टेस्ट पाथ भी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो हो सकते हैं, पर कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिख लीजिए आप, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैं बताऊंगा, पहले देख लेते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं पहले। लेट्स से ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, मैं इस तरह से इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इसने इक्वल डिस्टेंसेस चले, लेट्स से ये 5 मीटर का है, ये 5 मीटर का, ये 5 मीटर का, और लेट्स से ये 1 सेकंड में, 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 ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड्स, ये टोटल डिस्टेंस इसने चला कुछ, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 5 मिनट के इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसने ये 5 मीटर चला 1 सेकंड में, 5 मीटर चला नेक्स्ट 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर चला फिर नेक्स्ट सेकंड में, 5 मीटर चला फिर नेक्स्ट सेकंड में, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं 5 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर चला 2 सेकंड में, क्योंकि हम अभी इक्वल ले रहे हैं। जब आपसे पूछा गया ना नेक्स्ट, यानी कि आपको यहाँ से नेक्स्ट लेना है। अब आपको कहा गया है कि 10 सेकंड में इतना चला, यानी कि 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हो रहा है। अगर लेट्स से मैंने आपको कहा कि 2 सेकंड में 5 मीटर चला, 2 सेकंड में 5 मीटर चला, तो मैं टोटल लूँगा ये 2 सेकंड, ना कि यहाँ से 2 सेकंड इसको गिनूंगा, मैं टोटल लूँगा ये 2 सेकंड। अगर आपको कहा गया नेक्स्ट, तो आपको जो पहले वाला सेकंड दिया हुआ है लेट्स से 3 सेकंड के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट गिनूंगा। अगर आपको 3 सेकंड के बाद 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है, यानी कि अब आप पूरा लोगे, अब पूरा स्टार्टिंग से देखोगे, समझिए। अब क्वेश्चन में देखा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्वेश्चन में समझ जाओगे, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में दोबारा बता रहा हूँ आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स or when an object travels or covers equal distance in equal interval of time,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेसिकली? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ इस तरह से है, लेट्स से ये पहले चला 5 मीटर, फिर चला 1 मीटर, फिर चला 2 मीटर, फिर चला 5 मीटर, फिर 0.5 0.5 1 सेकेंड में चला ये। अब आप देखोगे टाइम तो इक्वल है, टाइम तो इक्वल है और ज़रूरी नहीं इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकता है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की आप डेफिनेशन अब देख सकते हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स और ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, जैसे कि इसमें इक्वल है, इसमें अनइक्वल है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स और कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली कुछ नहीं है, आपको 8.1 में टेबल दिया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा देखिए। ये बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का है। जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, सो जो ऑब्जेक्ट ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल का यूनिफॉर्म है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? स्पीड बेसिकली मैंने आपको कहा था कि जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं, कितना चला और सेकंड हमारे पास कि कितने सेकंड में चला, मतलब कितनी देर में उसने जो डिस्टेंस है वो कवर किया, क्या उसकी स्पीड है। सो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज अ रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, कि डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसका रेट क्या है, या आप कह सकते हो रेट ऑफ मोशन, मोशन का क्या रेट है, जिस तरह से वो मोशन कर रहा है उसका क्या रेट है। सो हम इससे डेफिनेशन जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं ये कि डिस्टेंस उसने कुछ ट्रैवल किया और उसका रेट जो आया, जब भी आपसे रेट पूछा जाए आपसे टाइम से जो है डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास स्पीड की जो फॉर्मूला वो हमारे पास आ गया है। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बेसिकली स्पीड, वो किस तरह कितनी तेज़ी से जो मोशन है वो कर रहा है, कितनी तेज़ी से कर रहा है। सो बेसिकली ये डिपेंडेंट होता है स्पीड पर डायरेक्टली, डिस्टेंस पर स्पीड डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है आपकी डिस्टेंस पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पर। सो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम होता है, बेसिकली आई थिंक होता ही नहीं है। सो हमारे पास, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट्स की बात करूँ, हमारे पास 2 पॉइंट्स की बात करूँ, कोई यहाँ से चला, कोई यहाँ से चला, लेट्स से अपने यहाँ पे रिलेटिव्स के जाना है, तो रास्ते में एक रिलेटिव और बढ़ गया, एक रिलेटिव और आ गया, अब ये दूसरे रिलेटिव का जाएगा, यानी कि 2 रिलेटिव और आ गए तो 2 रिलेटिव और चला गया। तो यहाँ पे इसकी स्पीड लेट्स से ये 10 किलोमीटर में इसने 15 ही मिनट में कवर कर दिया। यहाँ पे ये जो 5 किलोमीटर है इसने लेट्स से 10 मिनट में कवर कर दिया, और लेट्स से यहाँ पर अगर 20 किलोमीटर है तो उसने कर दिया यहाँ पर ये 20 मिनट में कवर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग स्पीड यहाँ पे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अलग अलग स्पीड यहाँ पे आएगी। तो हम यहाँ पर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर एवरेज स्पीड हम ऐसे, क्योंकि हमारे पास 3 स्पीड आएगी, यहाँ पर 3 स्पीड के लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए आप टोटल डिस्टेंस करिए और टोटल टाइम करिए, टोटल डिस्टेंस करिए अपॉन टोटल टाइम करिए। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये एक यूनिफॉर्म के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है एवरेज स्पीड, राइट। अब नेक्स्ट वो करते हैं, स्पीड में इतना कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड विद डायरेक्शन की। स्पीड विद डायरेक्शन होता है वेलोसिटी। जब हम स्पीड को ये देखते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। बेसिकली ये होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर हम कहें कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें ये पता होना ज़रूरी है। इसीलिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनेगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रेट जहाँ पर भी आ गया तो आपके पास हमेशा अपॉन टाइम करना है आपको। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
बेसिकली अगर वेलोसिटी का आपको ऐसा बताना हो कि वेलोसिटी अगर पेपर में आपके आ जाए तो वेलोसिटी आप लिखोगे कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम। इस तरह से आप वेलोसिटी को लिखोगे। अब देखो बेसिकली वेलोसिटी, जब डिस्टेंस हमारा ये था तो हमारी स्पीड नापी जा रही थी, जब डिस्टेंस हमारा चलेगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नापा जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ये एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। यूनिफॉर्म मोशन अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में है तो हमारे पास हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर लेट्स से अगर उसने ये कुछ इस तरह से चला, लेट्स से उसने 2 डिस्प्लेसमेंट चले। अब 2 डिस्प्लेसमेंट कैसे चल सकता है, लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, इसने 2 डायरेक्शन चेंज करे इस तरह से ये पहले A से B गया, B से C गया। सो इस तरह से चल सकता है। अब हमारे पास ऐसा हम नहीं कर सकते कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि हमारे पास 2 डिस्प्लेसमेंट है। ना ही हम इनको प्लस करते, प्लस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को कैसे प्लस करेंगे, कर सकते हैं पर आप नहीं करोगे अभी इस क्लास में। सो हमारे पास जो वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हम निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी बेसिकली हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकलेगी, पर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, इनको प्लस कैसे करेंगे? तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा v प्लस यू। बेसिकली इनिशियल मैंने आपको बताया था और मैंने आपको फाइनल बताया था कि इनिशियल वो स्टार्ट और फाइनल वो एंड। जब मैं कर रहा हूँ u तो वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और जब मैं कह रहा हूँ v तो वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। सॉरी, ये v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है। सो हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जब भी पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें क्वेश्चन में u दिया जाएगा, v दिया जाएगा और इसी से सब होगा, u v से ही सब होगा। हम डिस्प्लेसमेंट कहीं भी नहीं ऐड करेंगे, ना ही डिस्प्लेसमेंट को कहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आप भी मत करना, ठीक है? इस क्लास में, हायर क्लासेस में करेंगे। सो स्पीड विद डायरेक्शन आई थिंक यहीं तक है। एक चीज़ और, जब मैंने आपको कहा कि स्पीड इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका कहता है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंशिएट बताएं। देखो मैंने आपको इनफ बता दिया है, वेलोसिटी बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में आप लिखिए चेंज इन डिस्टेंस। वेलोसिटी में आप लिखिए इस वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड में आप लिखिए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में आप स्पीड का फॉर्मूला लिख दीजिए, वेलोसिटी में आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए, दैट्स सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, किस कंडीशन में सेम होंगे? जब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसके इक्वल होगा तो स्पीड और जो हमारा स्पीड और वेलोसिटी है वो इक्वल हो सकते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो हमारा वो इक्वल हो सकते हैं, एक ही केस में हो सकते हैं। बेसिकली हमारा ये, इसमें डिस्टेंस हर वक्त चेंज होगा पर इसमें नहीं होगा, पर ये कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, किसी भी केस में एवरेज जो वेलोसिटी है स्पीड के इक्वल नहीं हो सकती, पर इसके एवरेज वेलोसिटी जरूर हो सकती है। किस केस में? जब ये इसके इक्वल होगा, तो क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, हम एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है? व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑटोमोबाइल मेथड, ये मेजर करता है हमारा डिस्टेंस, ध्यान रखना, ये मेजर करता है हमारा डिस्टेंस, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो इस तरह से मूव नहीं करेगा। ग्राफ पर भी आप देखोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। जहाँ पर उसने टर्न लेने की कोशिश करी उसकी स्पीड में चेंज होगा, स्पीड में चेंज होगा तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं बनेगा। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है? उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, व्हाट डज, और ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें आप ज़्यादा सोचिएगा मत, हम दिखाएंगे आपको यूनिफॉर्म मोशन कैसे प्लॉट होता है ग्राफ पे। During experiment, signal from a spaceship in 5 minutes. What was the distance of a spaceship from the ground? देखो हमारे पास स्पीड दी हुई है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारे पास डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस निकालना तो स्पीड दी हुई है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, 5 सेकंड, 5 सेकंड को हमें करना पड़ेगा। सेकंड में 60, 300, 3 3 9। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए,
सेकंड से सेकंड गया, क्योंकि ये सेकंड जो है इनवर्स जो सेकंड है ये यहाँ से आएगा, सेकंड में सेकंड गया। अब आप इसको जो है 3 × 10⁻² लिख लीजिए ताकि आसानी से सोल्व हो सके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो इकट्ठी गए, अब 3 से 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 3 9 इंटू आप क्या करो 10⁸ है और 10⁻²। जब आपको पता है कि a की पावर n है और a की पावर m है तो a n m हो जाएगा, आपने मैथ में पढ़ा है, तो 10⁻, हमारी हो जाएगी 10। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। इतने डिस्टेंस दूर है स्पेशल, इतने डिस्टेंस दूर है स्पेशल। ठीक है, एग्जांपल आप कर लेना 8.3 भी एग्जांपल आप कर लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखो, जब मैंने कहा था कि डिस्टेंस चेंज होगा, सॉरी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो वो डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस चेंज होगा तो वो स्पीड है, और जब किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगी तो वेलोसिटी है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो अब नई जो टर्म हमारे पास आई है, जो नई हमारे पास एंटिटी आई है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन मैंने आपको अभी बताया कि चेंज इन वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन है, और उसका हमारे पास रेट भी होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली अगर ये a है, ये b है और ये u इनिशियल और ये v फाइनल वेलोसिटी, जब हम इसका कहेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी आप कैसे कहोगे, v - u, क्योंकि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि ये ट्री है, ये 1 मीटर है और ये कोई कार है यहाँ पर, जब ये यहाँ पर गई तो ये 5 मीटर हो गई, 5 मीटर की दूरी पर चलेगी, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम। चेंज निकालने के लिए आपके पास ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपके पास ये कैसे निकालोगे आप, ये कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 4 मीटर आ जाएगा, तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, v - u फाइनल माइनस इनिशियल, हमारे पास चेंज आ जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी है v - u अपॉन टाइम इसको एक्सेलरेशन। ये हमारा एक्सेलरेशन बेसिकली। एक्सेलरेशन होता है कि हमारे पास स्पीड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन आपने देखा होगा, कोई भी कार चलेगी, बाइक चलाएगी, आपने बाइक चलाई है, कार चलाई है, कुछ भी चलाइए, तो आप ऐसा तो नहीं कि वो एकदम से टॉप स्पीड आ जाती है, वो पहले 0 पर है, आपने अगर खड़ी कर रखी है तो आप स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आप डे टू डे लाइफ में, अब अच्छा आपने सुना होगा कि एक्सीलरेटर दबा बे, तो ये इस तरह से एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है बेसिकली, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आपकी जो वो डेफिनेशन आप लिखोगे, जो आप क्वेश्चन आंसर में डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिख लेना एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, कुछ इस तरह से। बेसिकली बात वही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन जब मैंने एग्जाम पे लिखा, टेस्ट में लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो टीचर को समझ नहीं आया, टीचर ने काट दिया, क्योंकि मैं जब डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस तो बेसिकली पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, पर मैंने कहा कि चेंज ऑफ पोजीशन है, मैंने 2-3 लाइन में लिख दिया। बेसिकली वो इस पे मार्क्स नहीं काटते कि भैया ये डेफिनेशन गलत है, इस पे मार्क्स काटते हैं कि 4 लाइन में तुमने डेफिनेशन लिख ली, आप कैसे 2 लाइन में डेफिनेशन लिखते हो चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसीलिए वो नंबर काटते हैं। दैट्स नॉट कि वो गलत आपकी डेफिनेशन है या कुछ। सो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन को थोड़ा सा डीपली समझने के लिए एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन का एग्जांपल है 8.4, देखिए आप जल्दी से। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी इन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड, नॉट स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन नहीं दिया आपको। तो मैं इसके ग्राफ से थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, ग्राफ से इसको बताना चाहूँगा इस तरह से कि हमारे पास u है और इसने जो 6 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो अटेन कर ली इन 30 सेकंड। उसके बाद उसने कहा कि ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड पर इन 5 सेकंड। अब नेक्स्ट 5 सेकंड में ये हमारे पास 4 पे आ गया, यानी कि डाउन चलेगा, 4 पे आ गया, लेट्स से यहाँ आ गया, ये आ गया 4 मीटर सेकंड। तो हमारे पास अब 2 चीज़ निकालनी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्योंकि बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और डेसेलरेशन। बेसिकली आपको मैं बताना भूल गया, जो एक्सेलरेशन का उल्टा होता है वो होता है डेसेलरेशन। इसको आप लिख लीजिए, डेसेलरेशन और रिटार्डेशन भी बोलते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं, डेसेलरेशन रिटार्डेशन। तो हमें यहाँ पे डेसेलरेशन और रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास v - u/t का फॉर्मूला है, और ये v -
तो हमारे पास फॉर्मूला फॉर्मूला में पुट करिए आप, a = v माइनस वी हमारे पास दिया हुआ है 6 और u हमारे पास दिया हुआ, क्योंकि इसने कहा है राहुल जो है स्टेशनरी अपनी पोजीशन से चला। सो 6 माइनस 0, u नहीं। सो t हमारे पास है 30 सेकेंड्स, सो 6/30 और ये हो गया 1/5 हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है रिटार्डेशन के लिए इधर आ जाइए। हमारे पास a = v माइनस u/t है। a = जो हमारे पास v है ये फाइनल है, नोट ये फाइनल है, ये इनिशियल से यहाँ पे गया तो ये फाइनल है। 4 - 6 हमारे पास है। अब हमारे पास है 5 और a = हमारे पास -2/5 है। तो a = बेसिकली 0.4, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 4, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने देख लिया है कैसे आपको होना था। अब हमारे पास यहाँ पे चैप्टर ये खत्म होता है। हमने आपको एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, सब वेलोसिटी सब करा दिए हैं। अब ये जो इंडेक्स क्वेश्चन रह रहे हैं आपके 103 पर, आई थिंक 103 पर जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन रह रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत लंबी हो चुकी है। सो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।